बच्चों नमस्कार। आज आपके सामने मैं अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, जिसका नाम है रेवेन्यू कास्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस। देखिए, आर्थिक विश्लेषण की तकनीक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना है और जानना है। और आप ये जान लें कि इस चैप्टर को आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से कम प्रत्येक परीक्षाओं में 2-3 प्रश्न हल करने में आप सक्षम हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है और उसी ध्यान को रख करके आपको आगे बढ़ना है। बच्चों, अब आपको देखना है कि आखिर में आय है क्या। तो मैं बड़े संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि इनकम रेवेन्यू है क्या। कोई भी विक्रेता बाज़ार में जो वस्तु की मात्रा की बिक्री करता है, उससे उसको जो भी आय मिलती है, जो भी उसको इनकम मिल रही है बच्चों, जो भी उसको मुद्रा की मात्रा मिल रही है, वही उसकी रेवेन्यू कहलाती है। जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, अगर कोई फर्म 3 इकाई बेचकर 24 रुपये प्राप्त करती है तो उसकी कुल आय 24 रुपये होगी। तो यहाँ पे जो कुल आगम है वो वस्तु की बेची गई इकाइयाँ गुणे वस्तु का मूल्य, जिसे हम सूत्र के रूप में भी दिखा सकते हैं, TR बराबर Q गुणे P। ये टोटल रेवेन्यू का फार्मूला है बच्चों। तो अब आप समझना है कि टोटल रेवेन्यू किस रूप में पाई जाती है। देखिए, आप अगर थ्योरेटिकल बेस आपने अध्ययन किया है मेहनत से, तो आप चाहे परफेक्ट कंपटीशन का अध्ययन किए होंगे, चाहे मोनोपोली या इम्परफेक्ट कंपटीशन, आप सभी में देखा होगा कि आखिर में ये किस तरह से टोटल रेवेन्यू कर्व आपके सामने देखी जाती है, पाई जाती है। देखिए, टोटल रेवेन्यू सबसे पहली बात है मूल बिंदु से निकल रही है पहली, अर्थात देखिए जो TR है, TR बच्चों उसका फार्मूला ही है P गुणे Q, अर्थात प्राइस के डिफरेंट मानों पर टोटल रेवेन्यू निर्भर करेगी। प्राइस इफ कांस्टेंट देन टोटल रेवेन्यू डिराइव्स टू ओरिजिन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एट 45 डिग्री पर हमें मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में जो TR होगी बच्चों, जब प्राइस कांस्टेंट होगा तो TR जो होगी क्वांटिटी सेल के रेशियो में आगे बढ़ेगी। जिस रेशियो में क्वांटिटी बिक रहा है, जिस रेशियो में बिक्री हो रही, उसी रेशियो में कुल आय बढ़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए सीधी डायग्राम आपके सामने दिखाया गया है। ये देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके सामने तो आपको बड़े साफ साफ दिख जाएगा कि ये देखिए TR वक्र है, सीधी रेखा। ये परफेक्ट कंपटीशन है, आप याद कर लें। और देखिए दूसरी TR जो है वो प्रारंभ में बढ़ती है अधिकतम और उसके बाद घटती है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में पाई जाती है। कब? जब प्राइस घट रहा होगा, क्वांटिटी बढ़ रही होगी। चूँकि दोनों का गुणनफल होता है TR बच्चों, तो ऐसी स्थिति में प्रारंभ में TR बढ़ता है, फिर मैक्सिमम और उसके बाद घटता है। 3 कंडीशन इसकी पाई जाती है। तो इसीलिए जो TR वक्र है वो प्रारंभ में बढ़ेगा, मैक्सिमम और उसके बाद घटेगा। ये इम्परफेक्ट कंपटीशन में पाया जाता है बच्चों। इसको पूरी तरह से आप याद कर लेंगे। अब आप देखिए, ये तो हो गया TR, डिफरेंट शेप, प्राइस कांस्टेंट है तो TR क्या होगा, प्राइस घट रही है तो कुल आय क्या होगी। ये आपने अभी अभी समझा। अब आप देखिए, जो रेवेन्यू के 3 प्रकार है, उसका पहला प्रकार आपने समझा TR। दूसरा प्रकार बच्चों आप समझेंगे औसत आय। एवरेज रेवेन्यू क्या है? देखिए, जो एवरेज रेवेन्यू होती है AR बराबर TR बाई Q, अर्थात जो वस्तुएं उनकी बिक्री से जो टोटल रेवेन्यू मिलती है उसको प्रति इकाई वस्तुओं की मात्रा से भाग देने, डिवाइड करने पर AR मिल जाती है। तो जो AR होती है
इसे हम लिख सकते हैं ए आर बराबर टी आर बाई क्यू बराबर पी गुणे क्यू बटा क्यू। देखिए क्यू क्यू से कट जाएगा तो बचेगा बच्चों ए आर बराबर पी। यह आप याद कर लें कि औसत आय हमेशा कीमत के बराबर होगा। ठीक है, ये आप बिल्कुल रट लें। आगे आप देखिए सीमांत आय क्या होगी। सीमांत आय बच्चों वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से। फर्स्ट पेपर में भी आपने बहुत समझा होगा ध्यान से। तो सीमांत आय जो बच्चों है वो मार्जिनल रेवेन्यू, जिसे हम एमआर से दिखाते हैं। एमआर जो होती है वस्तु की एक अतिरिक्त, अर्थात जो विक्रेता है अगर वो 10x बेच रहा है और बाद में वो 1x उसका बढ़ जाता है तो 11वीं x की बिक्री से उसको कितनी रेवेन्यू मिलेगी, कितनी मुद्रा की मात्रा मिलेगी, वो उसकी मार्जिनल रेवेन्यू है। इसके 3 प्रकार हैं, 3 रूप में हम इसके फार्मूले देखते हैं। TRN माइनस TRN-1 स्लोप ऑफ TR या d/dx ऑफ TR के रूप में भी हम इसके फार्मूले देखते हैं। अर्थात डिफरेंशियल TR का जो डिफरेंशियल होगा बच्चों वही MR होगा। ये देखिए सारणी में भी इसके रिलेशन को समझाया गया है। देखिए क्वांटिटी यहाँ बढ़ रही है, वस्तु का मूल्य घट रहा है, टोटल रेवेन्यू देखिए चूँकि आपने अभी अभी समझा कि प्राइस गुणे क्यू, तो देखिए 10 गुणे 1 बराबर 10, 2 गुणे 9 बराबर 18, 3 गुणे 8 बराबर 24, 4 गुणे 7 बराबर 28। ये टोटल रेवेन्यू आ रही है बच्चों। 5 गुणे 6 बराबर 30, 6 गुणे 5 बराबर 30। औसत आय आप निकाल सकते हैं TR बाई क्यू। देखिए 10/1 बराबर 10, 8/2 बराबर 9, 24/3 बराबर 8। इस तरह से यार निकाल सकते हैं। और सीमांत आय देखिए सेकेंड TR माइनस फर्स्ट TR। तो देखिए 18 में से 10 निकालेंगे 8 बच्चों, पहली MR 10 ही रहेगी। फिर 24 में से 18 निकालेंगे 6, फिर 28 में से 24 4। इस तरह से MR भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो सबसे ध्यान देने की बात है वो आपको इसमें ध्यान देना है 6वीं इकाई। जहाँ पे देखिए बच्चों 6वीं इकाई कीमत चूँकि घट ही रहा है तो जो TR है वो मैक्सिमम 30 होगी। अब इसके बाद नहीं बढ़ेगी। जो बढ़नी थी TR वो बढ़ चुकी। अब AR 5 है और MR जो है 0। ये आपको याद कर लें कि जब सीमांत आय 0 होगी तो TR मैक्सिमम होगी। अब आप देखिए औसत आय और सीमांत आय वक्रों में क्या संबंध है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता और मोनोपोली का, पूर्ण प्रतियोगिता इम्परफेक्ट कंपटीशन का अलग अलग बताया जाएगा आपके सामने। पूर्ण प्रतियोगिता में देखिए बच्चों औसत आय सीधी रेखा के रूप में होती है। ये है चूँकि डिमांड निगेटिव स्लोप, सप्लाई पॉजिटिव स्लोप, दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं। इससे संबंधित कीमत हमको ये मिल जाता है OP, और यही कीमत बच्चों यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री इज प्राइस टेकर एंड फर्म इज प्राइस एक्सेप्टर। अर्थात जो फर्में होंगी वो कीमत को स्वीकार करती हैं। इस कीमत पर चाहे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट कितनी भी मात्रा में बेच ले, पर प्राइस में वो कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में AR बराबर MR बराबर P बराबर D, इतनी चीज़ें बच्चों बराबर होती। ये संबंध है। अगर कीमत स्थिर है तो औसत आय सीमांत आय के बराबर होगी, सीमांत आय कीमत के बराबर होगी, कीमत डिमांड के बराबर होगी। ये चारों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होंगे। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए औसत आय, सीमांत आय तथा मांग की लोच के बीच संबंध क्या है। इसमें बहुत ही सिंपल सा संबंध है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मांग की लोच के बीच क्या रिलेशनशिप पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों AR बराबर आपको पता है कि जो AR है वो TR बाई क्यू है। सीमांत आय आपको पता ही है TR का स्लोप या TRN माइनस TRN-1।
तो उसी के आगे देखिए बच्चों, हम इसको चूँकि जानते हैं कि टी आर बराबर पी गुणे क्यू, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं पी गुणे क्यू का जो डिफरेंशियल है वो एम आर है। यहाँ पर देखिए एम आर बराबर डी बाई डी क्यू ऑफ टी आर, ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। इक्वल टू डी बाई डी क्यू ऑफ पी गुणे क्यू, तो टी आर बराबर होता है पी गुणे क्यू। तो इस पी गुणे क्यू का अगर हम डिफरेंशियल कर दें तो निश्चित रूप से हमको एम आर मिल जाएगा। तो अब आपको ये समझना है, तो देखिए पी गुणे क्यू का जब डिफरेंशियल करते हैं तो पी यहाँ पे गुणे डी क्यू बाई डी क्यू प्लस क्यू इंटू डी पी बाई डी क्यू। तो यहाँ देखिए पी इंटू वन, डी क्यू बाई डी क्यू कट गया एक्स, तो पी इंटू वन आ गया प्लस क्यू डी पी बाई डी क्यू बराबर, अब देखिए पी कॉमन ले लेंगे तो वन, अब ये क्यू बाई पी हो गया इंटू डी पी बाई डी क्यू। बच्चों अब आप समझिए, देखिए ई बराबर, चूँकि ई का फार्मूला, इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला है डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू, ये फार्मूला है। लेकिन जो हमारे डिफरेंशियल में आया है वो देखिए इसका जस्ट अपोजिट आया है डी पी बाई डी क्यू, जबकि होना क्या चाहिए था डी क्यू। अगर ऐसा नहीं है तो इसको हम उलट देंगे, अंश को हर को अंश बना देंगे, तो ये हो जाएगा वन बाई ई बराबर माइनस डी पी बाई डी क्यू इंटू क्यू बाई पी, जिसे हम इस रूप में भी दिखा सकते हैं बच्चों, एम आर बराबर पी वन माइनस वन बाई ई, या एम आर बराबर ए आर, इस रूप में हम दिखा सकते हैं। एम आर बराबर, देखिए एम आर बराबर ए आर इंटू वन माइनस वन बाई ई के रूप में दिखा सकते हैं। अब इसी के आधार पे जो हमारा ये सूत्र निकल के आया है, इसी के आधार पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ये डिमांड कर्व सीधी रेखा के रूप में है ये, और ये सीमांत है सीधी रेखा नीचे की ओर गिरती हुई। और आपको ऑलरेडी ये आगे समझ जाना चाहिए कि अगर ए आर से कोई भी हम लंब डालते हैं तो एम आर उसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ई बराबर वन, देखिए एम आर बराबर शून्य, पहला रिलेशन ई बराबर वन तो एम आर बराबर शून्य। दूसरा रिलेशन ई इज लेस देन वन, देखिए अगर ई लेस देन वन है तो बच्चों एम आर यहाँ पे निगेटिव है इतनी, और अगर ई ग्रेटर देन वन है बच्चों यहाँ पे तो एम आर पॉजिटिव है। ये आप तीनों रिलेशन याद रख लें कि अगर ई लेस देन वन है तो एम आर निगेटिव होगा, ई ग्रेटर देन वन है तो एम आर पॉजिटिव होगा, ई इक्वल टू वन है तो एम आर शून्य होगा बच्चों। अब देखिए, अब आपके सामने हम आपको लाभ के निर्धारण के बारे में बात करेंगे। बच्चों लाभ है क्या आखिर में? लाभ को देखिए हम प्रॉफिट पाई से दिखाते हैं। अब पाई बराबर होता है बच्चों टी आर माइनस टी सी। लाभ को पाई से दिखाएंगे, इसका फार्मूला है टी आर माइनस टी सी। तो देखिए बच्चों, सभी फर्में अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती हैं। हर फर्म ये चाहती है कि उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इस प्रॉफिट को मैक्सिमम करना ही फर्मों का उद्देश्य होता है। और जब फर्में अधिकतम लाभ में जाती हैं तो वहीं संतुलन भी होता है। तो बच्चों, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन है वो विभिन्न मार्केट में अलग अलग है, वो आपको समझना है। देखिए, अगर पूर्ण प्रतियोगिता है तो चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता में आपको पता ही है कि देखिए फर्में मूल्य स्वीकारक होती हैं, हमने पहले बताया, उनका मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इस कारण यह कि निजी उत्पादक इकाई कुल बाजार की तुलना में अत्यंत ही लघु होती है तथा इसे बाजार द्वारा निर्धारित समग्र मांग समग्र पूर्व द्वारा निर्धारित कीमत को ही स्वीकारना होता है। अब यदि उत्पादन के फलन P को स्थिर मान लिया तो उत्पादन के विक्रय से प्राप्त कुल आय इस प्रकार होगी। तो देखिए टी आर बराबर होगा बच्चों P गुणे Q, और सीमांत आय होगा डी आर बाई डी क्यू इंटू पी बाई क्यू, P इंटू वन, और ये जो एम आर होगा वो P के बराबर होगा। ये आपको नोट कर लेना है अपने नोटबुक में कि जो सीमांत आय होगी वो प्राइस के बराबर होगी, जैसा मैंने पहले भी समझाया है आपको। तो देखिए इस अच्छे बच्चों
ये देखिए सीधी रेखा है, ए आर बराबर एम आर, और ये देखिए एम, ये देखिए ए सी और ये एम सी। आपको याद कर लेना कि एम सी ए सी के न्यूनतम बिंदु से काटता हुआ एम सी ऊपर की ओर जाता है, और जहाँ पे एम सी एम आर को काट रहा है ये मान लीजिए ई बिंदु है, यही संतुलन है। और इसी संतुलन पे ही पूर्ण प्रतियोगी सभी फर्में संतुलन में होगी, और इससे संबंधित जो कीमत होगा बच्चों वही वो स्वीकार करेंगी, ये समझना है। तो देखिए अब यहाँ पे चूँकि आपको समझ में आ गया है कि ए आर बराबर पी है, संतुलन से संबंधित ही ए आर से संबंधित ही प्राइस होगा, तो यहाँ पे देखिए जो प्रॉफिट होगी बच्चों पाई, जैसा कि हम पहले भी आपको बताएं कि पाई जो होगी वो टी आर माइनस टी सी के बराबर होगी, ये आपको भूलना नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई भी फर्म अपने लाभ को, निबल लाभ को मैक्सिमम करने का प्रयास करेगी, और फर्मों का जो निबल लाभ होगा जिसे हम पाई से प्रदर्शित, वो अधिकतम कैसे होगा? दो शर्तें हैं, देखिए डिफरेंशियल डी पाई बाई डी क्यू बराबर 0, और दूसरी शर्त है डी टू पाई ऑब्ली डी क्यू स्क्वायर इज लेस देन 0। ये आपको पूरी तरह से कंसर्ट हो जाना चाहिए, मतलब आपके माइंड में एकदम बिल्कुल रिमेंबर में हो जाना चाहिए, एकदम मेमोरी में आ जाना चाहिए कि डी पाई बाई डी क्यू बराबर 0 और डी टू पाई बटा डी क्यू स्क्वायर इज लेस देन 0 की स्थिति में ही फर्मों के लाभ अधिकतम होंगे। अब देखिए एकाधिकारी स्थिति में भी फर्म संतुलन में तब होगी जब एम आर बराबर एम सी होगी। देखिए हमने पहले ही समझा दिया कि ए आर गिरती हुई होगी एम आर में, एकाधिकार में, और एम आर उसके जस्ट नीचे होगी। और जहाँ पे देखिए एम सी वक्र इस बिंदु पर, ये जहाँ पर एम सी वक्र ई बिंदु पर काट रहा है वहीं संतुलन। इससे संबंधित देखिए, इससे संबंधित जी बिंदु से संबंधित जो प्राइस होगी वही फर्म निर्धारित ले लेंगी, उसी पर बिक्री करेंगी। और लागत देखिए ए सी से संबंधित उसकी लागत ओ सी आ जाएगी। प्रति इकाई लाभ बच्चों पी सी होगी, और प्रति इकाई लाभ गुणे मात्रा अगर आप गुणा कर देंगे तो कुल लाभ सी एफ जी ई के बराबर होगी। ये शैडो एरिया, ये फर्म का कुल लाभ आ जाएगा। ये देखिए सेम वही चीज़ दिया गया है, प्रति इकाई लाभ गुणे कुल मात्रा, तो सी पी जी एफ के बराबर होगी। अब आगे आप ये देखिए, ये तो हमने अभी तक आपको समझा दिया कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजी क्या हैं, प्राइस क्या हैं, लागत क्या है, रेवेन्यू क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में कैसे वर्क करेगा, मोनोपोली में कैसे वर्क करेगा। लेकिन कुल मिला के जो आपको मेन चीज़ जो समझ के दिमाग में रखनी है कि किसी भी फर्म का संतुलन तब होगा जब एम आर बराबर एम सी हो, ये याद रखना है। दूसरा, फर्मों का लाभ अधिकतम कब होगा? पहली शर्त आपको बताया डी पाई बाई डी क्यू बराबर 0, और दूसरी शर्त बच्चों डी टू पाई ऑब्लिक डी क्यू स्क्वायर इज लेस देन 0, तब जाके फर्मों का लाभ अधिकतम होगा। जैसा कि देखिए ऊपर भी हमने आपको बता दिया है, ऊपर आप देखिए यह D2 यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये D2 पाई बाई डी क्यू स्क्वायर इज लेस देन 0, तो फर्मों का लाभ अधिकतम होगा। अब आपको आगे समझना है। अब बच्चों कुछ हम प्रश्न आपको समझा रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए एक सवाल है C बराबर 2x/3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 60, और कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता में प्राइस 37 है, तो संतुलन में कीमत और मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में बच्चों संतुलन में एम आर बराबर एम सी, ये आपके दिमाग में रखना है। तो देखिए यहाँ पे C इक्वल टू ये सवाल दिया गया है, और एम सी बराबर देखिए डी
डी एक्स ऑफ टी सी। तो देखिए इस फलन का हमने डिफरेंशियल कर दिया 2/3, देखिए 3 यहाँ पे आ गया, आप समझें। यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया 2/3 पहले से, 3 इधर उतार लिया, 3 3 से कट गया। ये डिफरेंशियल आप 5/2 कर देंगे, ये सब डिफरेंशियल आप कर लेंगे, ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। यहाँ पे आप देखिए अब जो डिफरेंशियल करने के बाद आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। संतुलन में MR बराबर MC। अब बच्चों चूँकि प्राइस दिया गया है, देखिए प्राइस बराबर 37, तो आप ये याद कर लें कि प्राइस ही, ये जो प्राइस है बच्चों यही MR है। तो यहाँ पे देखिए MR बराबर MC हम कर लेंगे। 37 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। और देखिए 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 37 बराबर 0 हो जाएगा। 35 कर लिए। अब 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12 बराबर 0। इसी तरह से अब देखिए फिर 2 से हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0। फिर हो जाएगा, अब हम द्विघात समीकरण गुणा कर लेंगे। 6 का गुणनफल ऐसा करेंगे, जोड़ने घटाने पर ऋण 5 आना चाहिए। तो देखिए x स्क्वायर ऋण 6x प्लस x माइनस x 6 बराबर 0। x कामन ले लेंगे, ये देखिए तो x माइनस 6 प्लस 1 कामन ले लेंगे, x माइनस 6। तो अब देखिए एक कोष्टक में आ गया x माइनस 6 x प्लस 1। अब x माइनस 6 बराबर 0 है बच्चों, तो x बराबर 6 आएगा। x प्लस 1 बराबर 0, तो x माइनस 1। चूँकि माइनस क्वांटिटी हम एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए हमेशा पॉजिटिव को, इसलिए x बराबर 6 पर हमारा संतुलन में क्वांटिटी होगा। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में अब हम MC का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। देखिए d/dx MC तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, चूँकि ये देखिए आया ही था MC, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हमारा आ गया 14। तो हम ये देखिए 14 क्या है, पॉजिटिव है। हम सेकंड डिफ्रेंशिएट कर दिए कि भाई हम ये देखना चाह रहे हैं कि संतुलन की पोजीशन क्या है, x बराबर 6 पर संतुलन है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 6 रख देंगे, 4 गुणे 6 माइनस 10, तो 6 चौक 24 माइनस 10 बराबर 14। ठीक है, तो इसका मतलब चूँकि ग्रेटर देन 0 है तो निश्चित रूप से x बराबर 6 पर संतुलन होगा। और चूँकि ग्रेटर देन 0 है तो ऐसी स्थिति में ये प्रूफ हो जा रहा है कि जो x बराबर 6 है उस पर फर्म संतुलन में रहेगी। ऐसी स्थिति में देखो बच्चों प्राइस 37 आ गई जो ऑलरेडी गिवन है। x बराबर 6 पर संतुलन आ गया। प्रति इकाई लाभ हम निकाल लेंगे AR माइनस AC। तो देखिए TC बराबर AC गुणे x। तो सर्वप्रथम हम TC निकाल लेंगे। तो जो हमारा फलन है बच्चों ये, इसमें हम x से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 174 वैल्यू रखने के बाद। तो ऐसी स्थिति में AC बराबर TC/x, तो 174 बटा 6 कर देंगे तो 29 आ जाएगा। और ये 29 क्या आ गया, ये आ गया औसत लागत। तो पर यूनिट अगर हमको निकालना हो, पर यूनिट प्रॉफिट, तो AR माइनस AC है, AR माइनस AC है बच्चों। तो ऐसी स्थिति में देखिए 35 माइनस 29 बराबर 8 रुपीज़ प्रति इकाई लाभ आ गई। और टोटल प्रॉफिट 8 गुणे 6 बराबर 48 आ गई बच्चों। तो इस तरह से हम आगे अब बढ़ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन भी हम आपके सामने देख सकते हैं। एकाधिकारी का मांग फलन ये दिया है, Q बराबर 400 माइनस 20P और AC बराबर इतना दिया है। तो संतुलन में उत्पादन की मात्रा क्या होगी, कीमत क्या होगी, प्रति इकाई लाभ क्या होगी, ये आपको समझना है। तो देखिए बच्चों मांग फलन Q बराबर 400 माइनस 20P ये दिया है। तो 20P हम पक्षांतर कर लेंगे और 400 माइनस Q, ये भी सवाल आप समझ लीजिए, बड़ा सिंपल सवाल होता है। तो P बराबर 400 बटा 20 माइनस Q बटा 20 हो जाएगा। तो ये P की वैल्यू आ गई, P के रूप में फलन कन्वर्ट हो गया। अब आपका काम आसान हो गया। तो देखिए टोटल रेवेन्यू
पी गुणे क्यू निकाल लेंगे तो टी आर जो हमारा पी का फलन है उसमें क्यू का गुणा कर देंगे, ये फलन बन गया। और अब इसका हम टी आर का डिफरेंशियल कर देंगे बच्चों, तो टी आर का डिफरेंशियल में एम आर आ गया, ये फलन एम आर आ गया। अब चूँकि ए सी का फलन हमें पता है 5 + Q बटा 50, तो टी सी निकल जाएगा, ए सी गुणे क्यू कर देंगे, तो ए सी गुणे क्यू किए तो आपके पास आ गया टी सी, ये वाला फलन आ गया 5Q + Q पावर 2 + 50 आ गया बच्चों। तो टी सी आ गया हमारे सामने, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एम सी आ जाएगा। देखिए ये डिफ्रेंशिएट कर दिया, एम सी आ गया। अब संतुलन में हम निकाल लेंगे। अब हमें एम आर भी मिल गया एम सी में। देखिए एम आर कितना मिल गया 20 - Q / 10, एम सी मिल गया बच्चों 5 + Q / 25 मिल गया। अब इसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो Q बराबर बच्चों आ गई 107। तो Q अब आप इसको गुणा भाग कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। आप पक्षांतर कर लेंगे, 20 - Q / 10 बराबर 5 + Q / 25, ये दोनों को बराबर करके फिर पक्षांतर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो Q बराबर 750/7 बराबर Q का मान आ जाएगा हमारे सामने 107। तो हमारे सामने क्वांटिटी आ गई, ठीक। तो इसलिए प्राइस भी निकाल लेंगे, क्वांटिटी का मान 107 रख देंगे तो प्राइस आ जाएगी बच्चों 14.65, ये आप नोट कर लेंगे। और इसके आगे हम आपको देखेंगे फिर ए सी अब आपके सामने है, ठीक। ए सी बराबर 5 + Q बटा 50, इसमें देखिए Q का मान रख देंगे 107, तो ए सी का मान बच्चों हमें वैल्यू मिल गया 7.14। तो पर यूनिट प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं P - AC। तो हमारे सामने आ जाएगा प्राइस चूँकि निकला है 14.65, और देखिए ए सी है इतना 7.4, दोनों को घटा देंगे तो ये पर यूनिट प्रॉफिट 7.51 आ जाएगा बच्चों। और टोटल प्रॉफिट पर यूनिट प्रॉफिट गुणे क्यू कर देंगे तो 7.51 गुणे 107 कर देंगे तो हमारे सामने जो टोटल प्रॉफिट बच्चों आ जाएगी 803.57। ये आपको याद कर लेना है, मतलब याद का मतलब समझ लेना है। और बार बार आप इस लेक्चर को समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। और इसी के आगे हम अब अगले लेक्चर में आपसे बात करेंगे अगले चैप्टर पर, जो इससे के साथ लगा हुआ होगा। तो ठीक है, थैंक यू। आप लोग ध्यान से समझे और इसको आप अपने नोट में भी रखेंगे ताकि इन फ्यूचर आपको काम आता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।